व्हाट्सअप एवरीवन, लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनीज एक्ट का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग सारी बातें कंप्लीट करेंगे। रिवीजन हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 4 पार्ट में कंपनीज एक्ट का रिवीजन लेक्चर आने वाला है। पहला पार्ट ऑलरेडी कल आज सुबह हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 को फिनिश ऑफ करने वाले हैं और तीसरा पार्ट जो है वो कल सुबह होगा और फोर्थ पार्ट कल शाम को यहाँ पे हो जाने वाला है। चारों पार्ट आपके कल शाम तक फिनिश ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी बेटा यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे कंपनीज एक्ट को। शुरुआत करने से पहले बता दूं, मेरा नाम इंद्रेश गांधी है। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटरमीडिएट लॉ और सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट्स को मैं आपको पढ़ाता हूं अल्टीमेट सीए के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के ऊपर। राइट, अगर मैं अपने बैचेस के बारे में बात करूं तो फास्ट ट्रैक बैच मेरी चल रही है सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 वालों के लिए, सीए फाउंडेशन जून 24 वालों के लिए लॉ बैच यहाँ पे चल रही है, और सीए इंटरमीडिएट मई 24 वालों के लिए यहाँ पे अगेन लॉ बैच यहाँ पे हमारी चल रही है, जिसकी पूरी क्लासेस आप ultimatece.com के ऊपर जाके परचेज कर सकते हैं। राइट, चलिए अब शुरुआत करेंगे आज की जबरदस्त क्लासेस ऑफ कंपनी से। हमको चालू करना था क्लासेस ऑफ कंपनी से। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले सर क्लासेस ऑफ कंपनी में क्या क्या देखना है। राइट, चलिए आ जाओ। क्लासेस ऑफ कंपनी से अपने को सारी चीजें देखना है, सारी चीजों को पढ़ना है। भी सभी लोग फोकस करना। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी जो आ रही है वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ कंपनी में जो पहला बेसिस है वो पहला बेसिस कौन सा है? सभी लोग बोलो, पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सभी लोग बोलो कौन सा बेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ये हमारा सबसे पहला बेसिस यहाँ पे रहने वाला है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो सबसे पहली कंपनी है ना, सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सभी लोग बोलेंगे क्या नाम है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स करके ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है जहां पे लायबिलिटी ऑफ कंपनी जो है ना, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी लिमिटेड होती है। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी यहाँ पे लिमिटेड होती है। यानी का मतलब यहाँ पे कहना है कि मान लीजिए अगर 10 रुपए का शेयर है बेटा, और 10 रुपए का शेयर में से अगर 7 रुपए पेड अप है, तो ऐसे केस के अंदर मैं बुरे से बुरे हालत में केवल और केवल 3 रुपए बुला सकता हूं। उससे ज्यादा की लायबिलिटी किसी शेयर होल्डर की होने वाली है क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं होने वाली है। मतलब क्या? यहाँ पे सिंपल सा बोला गया, अमाउंट जो अनपेड होता है शेयर्स के ऊपर हेल्ड बाय देम, वो भी अमाउंट जो भी अमाउंट अनपेड है, जो भी अमाउंट अनपेड है किसके ऊपर? शेयर्स के ऊपर। सभी लोग, जो भी अमाउंट अनपेड है शेयर्स के ऊपर, तो उसे अपन लोग कहते हैं उतना ही पैसा रिकवर कर सकते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। कितना बोला मैंने? सभी लोग बताइए मुझे जल्दी से। उतना ही अमाउंट यहाँ पे अपन रिकवर कर सकते हैं क्या? यस सर, उतना ही अमाउंट यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है। इसी का मतलब क्या बोला जाता है? कितना भी डेट हो बेटा कंपनी के पास, न जाने कितना भी लाखों करोड़ों का डेट हो, मैं शेयर होल्डर से केवल उतना ही पैसा बुलाऊंगा जितना अनपेड है उसके तरफ से। उससे 1 रुपया भी ज्यादा मैं बुला सकता हूं क्या? नहीं बुला सकता हूं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर देखिए, it may be worthwhile to know shareholder is the co-owner of a company and not a co-owner of company's asset। मतलब शेयर होल्डर ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं तो कंपनी के पास जितने भी असेट है ना, उस असेट के अंदर ओनर मैं बन रहा हूं। मतलब मैं अगर मान लीजिए रिलायंस का शेयर मेरे पास है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता मुझे एक काम कर, रिलायंस के अंदर जो एसी है ना वो मेरे घर पे भिजवा दे, क्योंकि मेरा जितना प्रपोर्शन बन रहा है ना, जितना परसेंटेज मेरा असेट में बन रहा है, उतने परसेंटेज में ये असेट कंपनी के पास है, ये असेट मेरे नाम पे कर दे। ऐसा नहीं होता है। मैं को ओनर हूं बेटा पूरे कंपनी का। मतलब कंपनी के जितने भी असेट है, कंपनी के जितने भी लायबिलिटीज है ना, तो मैं उसका को ओनर हूं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो साथ में जॉइंटली मुझे देखना है असेट को भी और लायबिलिटी को भी। क्या बोला मैंने? सभी लोग बोलो, असेट को भी और लायबिलिटी को भी मुझे जॉइंटली यहाँ पे देखना है, मैं ऐसा कहता हूं। ठीक है, तो मैं को ओनर हूं किसमें? कंपनी में को ओनर हूं। कंपनी के असेट्स का को ओनर हूं क्या दोस्तों? नहीं सर, कंपनी के असेट्स का को ओनर नहीं हूं। इस बात का अपने को ध्यान रखना होगा, समझ गए है ना? यस सर। उसके बाद देखो यहाँ पे द एक्सटेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर एज अ को-ओनर, ये कैसे मेजर किया जाता है? परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग से, कि कितना प्रतिशत होल्डिंग में रखता हूँ कंपनी के अंदर। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि 10,000 शेयर्स है बेटा यहाँ पे कंपनी के, और 1000 शेयर्स अगर मेरे पास है, तो मैं कहूंगा कितने परसेंट की होल्डिंग मेरे पास है? 10% की होल्डिंग मेरे पास है। और मैं उतना इंफ्लुएंस क्या मैं कंपनी के ऊपर रख सकता हूँ क्या? हाँ, क्या डिसीजन मेकिंग में उतना पावर मेरे पास आने वाला है क्या? हाँ भाई हाँ, उतना पावर
पर मेरे पास आने वाला है। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले चीज के ऊपर चल रहा हूं, जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सबसे पहला अपन ने देखा कंपनी लिमिट, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी अपन कंपनी को क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कहता है कि मेंबर की जितनी भी अनपेड वैल्यू होती है शेयर के ऊपर, उतनी मेंबर से आप पैसा बुला सकते हो, और ये पैसा आप कभी भी बुला सकते हो। जब कंपनी चल रही है, जब कंपनी बंद हो रही है, आप कभी भी इस पैसे को बुला सकते हो, उसके अंदर कोई दोहराए नहीं है। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं वो है बेटा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या कहता है, चलो सुनो बात को एकदम बढ़िया तरीके से। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या कहता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की अगर मैं बात करूं ना, एक मिनट रुकना। हाँ देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है, यहाँ पे बेटा एक होती है कंपनी, और ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के अंदर यहाँ पे कुछ पर्सन या कुछ मेंबर भी मैं कह सकता हूँ, जो लोग क्या देते हैं, कुछ पर्सन या कुछ मेंबर गारंटी देते हैं कंपनी को। क्या देते हैं सभी लोग बताइए? ये गारंटी देते हैं कंपनी को कि क्या, कि कल चल के जब ये कंपनी लिक्विडेट होंगी तो समझना बात को, कोई कंपनी के साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन हम कंपनी के साथ खड़े रहेंगे। मतलब कल चल के जब भी कंपनी डूबेंगी, जब भी कंपनी लिक्विडेट होंगी, डूबे, हाँ डूबे कंपनी लिक्विडेशन में, तो जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएंगी ना, तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको क्या देंगे, हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं बोलो जल्दी से? फिक्स्ड अमाउंट देने वाले हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 3 पर्सन है ABC करके, तो ये यहाँ पे कंपनी से वादा करते हैं कि अगर कंपनी डूबी तो हम आपको 1-1 लाख रुपए देंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको इन लोगों से पैसा लेना है तो कंपनी का लिक्विडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी जब तक लिक्विडेट नहीं होंगी, क्या हम लोग पैसा बुला सकते हैं क्या हमारे गारंटी वाले लोगों से? नहीं सर, हम लोग नहीं बुला सकते। इस चीज का ध्यान रखना, अपन लोग नहीं बुला सकते। जब तक कंपनी डूबेंगी नहीं, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होंगी, तब तक आप पैसा यहाँ पे नहीं बुला सकते, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूं। मतलब सर देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में है ना, 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पेड अप, ये 3 रुपए मैं कभी भी बुला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट गारंटी हुई है ना, ये मैं केवल और केवल तब बुला सकता हूँ जब सामने वाली कंपनी क्या हो रही हो, जब सामने वाली कंपनी लिक्विडेट हो रही हो। बोलो, सामने वाली कंपनी क्या हो रही हो? सामने वाली कंपनी लिक्विडेट हो रही हो, केवल और केवल तब बुला सकता हूँ। उसके अलावा क्या मैं बुला सकता हूँ क्या किसी समय? नहीं सर, उसके अलावा मैं नहीं बुला सकता। क्या बात को समझ गए? बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात को एकदम बढ़िया से समझ गए क्या आप लोग? यस सर, एकदम बढ़िया है ना। चलो देखिए, डिफाइंस कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट, अपन ने बोला था 1 लाख रुपए, एज मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब कल चल के जब कंपनी डूबेंगी, कल चल के जब कंपनी लिक्विडेट होंगी, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि कंपनी अगर हो रही है लिक्विडेट, क्या कहा मैंने? बोलो, कंपनी हो रही है अगर लिक्विडेट, तब जाके ये पैसे बुलाए जाएंगे। तब तक क्या पैसे बुलाएंगे क्या? नहीं सर, तब तक अपन लोग पैसे नहीं बुलाएंगे। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या कॉमन फीचर्स है? तो कॉमन फीचर्स ये है कि दोनों कंपनी की एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दोनों केस के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी है। पहले केस में अनपेड अमाउंट जितना है, और दूसरे केस में जितना एक पर्सन ने गारंटी दिया है उतने की लायबिलिटी तो बेटा यहाँ पे आ रही है। इतना तो पक्की बात है। तो लायबिलिटी लिमिटेड है और दोनों के केस में लीगल पर्सनालिटी है। सर लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जरा बताइए। तो डिफरेंस में अगर मैं बात करूं, तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, लायबिलिटी कब डिस्चार्ज होंगे बेटा? समझना बात को, लायबिलिटी डिस्चार्ज कब होंगे? बोलिए ना। लायबिलिटी डिस्चार्ज होंगी जब यहाँ पे वाइंडिंग अप होगा। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में कभी भी एट एनी टाइम है ना, कंपनीज के लाइफ टाइम में मैं कभी भी पैसा बुला सकता हूँ क्या? हाँ, यानी कि मैं ड्यूरिंग वाइंडिंग अप भी बुला सकता हूँ क्या? हाँ। कब? लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में मैं पैसा कभी भी बुला सकता हूँ, चाहे मेरी कंपनी डूब गई हो या मेरी कंपनी जिंदा हो, मैं कभी भी पैसा बुला सकता हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो वाले केस में नहीं, गारंटी वाले केस में कंपनी का डूबना, कंपनी का लिक्विडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके मैं पैसे बुला सकता हूं, अदरवाइज मैं पैसे नहीं बुला सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ गए आप बात को? यस सर।
फिर आती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का नाम ही लिखा है वहां पे। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, जब तक लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है बेटा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पर्सन की लाइबिलिटी कब खत्म होती है, जब वो मेंबर नहीं रहता कंपनी का, तब जाके मैं कहता हूँ यहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटी या एक पर्सन की लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म होती है। अदरवाइज क्या पर्सन की लाइबिलिटी चलते रहने वाली है क्या, बिल्कुल बिल्कुल चलते रहती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में क्लासिफाई करूंगा टाइप्स ऑफ कंपनी को। सबसे पहला जो है बेटा वो है वन पर्सन कंपनी। कौन सा है, बोलो जल्दी से, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है, वन पर्सन कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62, वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक पर्सन होता है एज अ मेंबर। क्या बोला, बोलो जल्दी से, वन पर्सन एज अ मेंबर होता है। सर ये चीज क्यों लाया गया था, ताकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को या कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस को प्रमोट कर सके। ये प्रोप्राइटरशिप से अलग कैसे, प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये अपन लोग जानते हैं। और सिंपल सी बात है, जैसे प्रोप्राइटर का बिजनेस डूबा तो मुझे एक बात बताइए, क्या प्रोप्राइटर का घर जाएगा, हाँ, क्या बीबी के गहने जाएंगे, हाँ भाई हाँ बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर ओपीसी डूबती है ना दोस्तों, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं जाता, यहाँ पे केवल और केवल कंपनी के जितने असेट्स है ना, उस असेट्स को बेचा जाता है, और असेट्स को बेचने के बाद जितना भी पैसा रिकवर होता है वो पैसे को दे दिया जाता है अपने रिस्पेक्टिव डेट होल्डर्स को। उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं जाता, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसके बाद देखिए और क्या बोला गया है सर, और बोला गया है ओपीसी क्या है, एक ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बोलो ओपीसी क्या है सर, ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अच्छा, जिसके अंदर एक पर्सन होता है मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी लिमिट को प्रिस्क्राइब नहीं किया है। एक चीज का ध्यान रखना, जो मेमोरेंडम होता है ओपीसी का, मतलब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, एमओए, क्योंकि अब ये रिवीजन है तो आपको पता होता है एमओए क्या है ना। तो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी है ना, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक नाम होगा, समझिए बात को। एमओए एक डॉक्यूमेंट है, एमओए को एक नाम को स्पेसिफाई करना होगा। सर ये नाम क्या बताएगा, ये नाम बताएगा कि कल चल के जो इकलौता मेंबर एकला चालो रे, कंपनी का प्रिंसिपल क्या है, एकला चालो रे, अब कल चल के अगर वो मेंबर की ही डेथ हो गई तो ऐसे केस में कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो कंपनी के बिजनेस को संभाल रहा है, तो वो व्यक्ति का नाम आपको मेंशन करना होता है मेमोरेंडम के अंदर। और जिसका नाम क्या बोला जाता है, बोलो ना जल्दी से सर, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, जिसको अपन लोग नॉमी, बोलिए ना, नॉमिनी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, नॉमिनी कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी का मेमोरेंडम या ओपीसी के मेमोरेंडम के अंदर ऐसे व्यक्ति का नाम आना चाहिए जो सब्सक्राइबर के डेथ के केस में मेंबर बनेगा। क्या बोला, बोलो, जो सब्सक्राइबर के डेथ के केस में क्या बनने वाला है, मेंबर ऑफ कंपनी बनने वाला है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद देखिए, अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर कंसेंट इन द फॉर्म एंड शैल बी सेम फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये जो अदर पर्सन है, मतलब बात कर रहा है यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे नॉमिनी के बारे में बात कर रहा है कि ये जो नॉमिनी है ना, नॉमिनी का क्या लगेगा, प्रायर कंसेंट। कंसेंट है जरूरी, इस बात का ध्यान रखना, प्रायर कंसेंट लगने वाला है अपने को नॉमिनी का कि भैया ये हमारा नॉमिनी बनना चाहता है। क्या नॉमिनी इस कंसेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और जब भी वो विड्रॉ करे तो मेंबर ऑफ ओपीसी क्या कर सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेंबर को लग रहा है कि मैं नॉमिनी उत्तराधिकारी को चेंज करना चाहता हूं, क्या वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे सर, वो नोटिस देगा ऐसे व्यक्ति को, नॉमिनी को नोटिस देगा, कंपनी को नोटिस देगा, और कंपनी इंटीमेट करेंगी किसको, रजिस्ट्रार को, कि हमने क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया हमारे पर्सन को। ऐसा यहाँ पे हो सकता है। चलो एक और बार फिर से रिपीट करवाता हूं मैं, ध्यान दीजिए, मैं जो कह रहा हूं आपके साथ ध्यान दीजिए, मेरे तरफ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मेरे तरफ सुनो। देखो, कंपनी का जो एमओए होता है, कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, उसके अंदर एक ऐसा नाम होगा जो सब्सक्राइबर के डेथ के केस में मेंबर बनेगा, जिसे नॉमिनी नाम दिया जाता है। इस व्यक्ति से प्रायर कंसेंट आपको लेना है, वो व्यक्ति कभी भी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। फिर उसके बाद बोला, अगर मेंबर को चाहिए तो वो उत्तराधिकारी यानी नॉमिनी को चेंज कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल चेंज कर सकता है। सर करने के लिए क्या, चेंज करने के लिए क्या करना होगा सर, कुछ नहीं, नोटिस देना होगा कंपनी को, और कंपनी रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देंगे। कितना आसान है, बोलो सारे लोग, आसान है। मैं नॉमिनी को चेंज करूं तो इसे अल्टरेशन ऑफ एमओए का नाम दोगे क्या, नो बेबी नो, इसको अल्टरेशन ऑफ एमओए का नाम हम लोग नहीं देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, एकदम बढ़िया से समझा। उसके बाद देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब सुनना बात को, क्या ओनली अ नेचुरल पर्सन। देखो कौन नॉमिनी बन सकता है, समझना, कौन नॉमिनी बन सकता है और कौन यहाँ पे ओपीसी बना सकता है। ओपीसी कौन बना सकता है और नॉमिनी कौन बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो
ध्यान दीजिए, ओनली अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, सांसों की, है ना, समझिए बात को, जो व्यक्ति सांसें ले सकता है, नेचुरल पर्सन, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, जो समझिए बात को सांसें नहीं ले सकता, बाकी कुछ इधर उधर घूम नहीं सकता, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। वाह क्या डेफिनेशन दिए सर, मान गए हैं, बहुत ही जोरदार। आइए, तो मैं कह रहा हूं ओनली अ नेचुरल पर्सन, जो इंडियन सिटीजन है, अक्षय कुमार को गचकू दिया, है ना, जो इंडियन सिटीजन है, हालांकि अब उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है, वो बात अलग है, लेकिन मजे तो ले सकते हैं अपन। आइए, तो इंडियन सिटीजन है, जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो, लेकिन जिन्होंने इंडिया के अंदर रहा है बेटा पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो इंडिया में 120 दिन से ज्यादा अगर रहते हैं ना, तो ऐसे नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे हैं, तो वो ओपीसी बना सकते हैं और वो नॉमिनी भी बन सकते हैं। क्या बोला मैंने, बोलो, वो ओपीसी बना सकते हैं और वो नॉमिनी बन सकते हैं। मतलब ओपीसी के लिए, बोलिए ना, ओपीसी के लिए, ओपीसी के लिए, ओपीसी के लिए और नॉमिनी के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे कंडीशन है क्या, हाँ दोनों के लिए यहाँ पे कंडीशन डाल दिया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्या बात को समझेगा, कम ऑन एवरीवन, यस सर। अब देखिए उसके बाद मुझे बताइए, एक पर्सन क्या एक से ज्यादा ओपीसी बना सकता है क्या, नहीं, वन पर्सन वन ओपीसी, समझिए बात को। और एक व्यक्ति एक ही कंपनी के अंदर नॉमिनी भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक पर्सन क्या क्या कर सकता है, एक पर्सन एक ओपीसी में कर सकता है और दूसरा नॉमिनी बन सकता है। ये पर्सन बोले मैं एक और जगह नॉमिनी बनूं, नहीं, ये कहता है मैं एक और जगह ओपीसी, नहीं सर, एक पर्सन ओपीसी भी बना सकता और नॉमिनी भी रह सकता है। हाँ, मान लो मैंने ओपीसी बनाया और मैं एक जगह नॉमिनी हूं, अब कल चल के क्या होता है, जहां पे मैं नॉमिनी हूं वहां पे मेंबर की डेथ हो जाती है, तो बाय डिफॉल्ट मैं वहां पे मेंबर बन जाता हूं, तो ऐसे में तो गलत हो गया ना, मैं दो दो जगह मेंबर बन रहा हूं। अब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपको समय दिया जाता है 120 दिन का कि डिसीजन ले लेना, समझ रहे बात को, डिसीजन नहीं लिया तो फटकेंगे पड़ेंगे, बस ऐसा आपको डिसीजन यहाँ पे देना पड़ता है। आइए, तो देखो, नो पर्सन इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। माइनर shall become member or nominee of OPC and can hold shares with the beneficial interest. Such company cannot be incorporated या converted into section 8 कंपनी। मतलब ओपीसी को क्या कहा, ओपीसी को क्या सेक्शन 8 कंपनी में आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं सर, ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज में मतलब बढ़िया से कन्वर्ट कर सकते हो। कहा मैंने, बोलो जल्दी से, आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। सर दुख रहा है ना। आइए, आप क्या यहाँ पे कर सकते हो क्या, बोलिए जल्दी से, यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बात को समझे, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझेगा, है ना। चलिए आ जाइए। अब अगर मैं बात करूं सर, क्या ओपीसी एनबीएफसी एक्टिविटीज आपने सुना होगा, घर पे पड़ा हो सोना तब का है कोरोना, है ना, तो वो है एनबीएफसी है बेटा, समझ रहे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये सब चीजें, ये सब हरकतें कंपनी नहीं कर सकती। और मान लो अगर वन पर्सन कंपनी ऑफिसर कुछ भी गचकू करता है, तो ऐसे केस के अंदर इसको मिलती है पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट कितनी होती है, बोलिए 10,000 से लेके, समझिए आप बात को, पनिशमेंट कितनी होती है, 10,000 से लेके 1,000 रुपए प्रति डे, है ना, फॉर एवरी ईयर, जब तक, फॉर एवरी डे, जब तक कॉन्ट्रावेंशन चलता है, ठीक है, तो जब तक कॉन्ट्रावेंशन चलता है ना, तो यहाँ पे 10,000 प्लस 1,000 रुपए प्रतिदिन का यहाँ पे क्या फटका पड़ता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझेगा। हो गया, बोलो समझ रहा है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर, बोलो सारे के सारे लोग, क्या बात को आप समझ रहे हो क्या। यस सर, चलो आ जाइए। उम्मति कह रही है प्लीज ब्रिंग लॉ इन बीसीआर फ्री लेक्चर ऑन, तो ये क्या चल रहा है उम्मति, फिर ये कौन सा, तुमने कौन से पैसे देके लेक्चर को देख रहे हो, कुछ भी फालतू की बातें करते, हाँ ना। और ऐसा ऐसा नहीं, आप YouTube से पूछो तो सही कि बताओ मेरे को आईजी सर का ये लेक्चर, YouTube आपको फेंक के मारेगा बिल्कुल, ये लो बोले आईजी सर का, हो सकता है वो उनकी एकेडमी में होकर के, फिर है ना, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको किससे लेना देना, आपको लेना देना है कंटेंट मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है, खत्म हो गई बात, फिर उनकी हो या इसकी हो या अपनी हो, अपना क्या जा रहा है उसके अंदर, आपको मेन है पढ़ना, है ना। फिर चलिए आइए, चले आगे बढ़े क्या, बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, आ जाइए।
अब अगर मैं बात करूं, सुनिए दोस्तों, अरे यार तो सिंपल है ना यार, लॉजिकल है ना। मेरे को बताओ क्या गलत बोला मैंने, आप बताओ कुछ गलत बोला क्या मैंने यहाँ पे? नहीं हो सर, कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है आगे। चले आगे बढ़े क्या? बोलिए जल्दी से, आगे बढ़े क्या? ये सर आ जाएंगे, चलो चलो चलो। मैं अगर बात करूं आपके साथ अब जोरदार और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर मैं जा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसके बारे में बात करता है? प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड चर्चा करता है। किससे रिलेटेड बात करता है बोलो? प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड चर्चा करता है। सर क्या बात करता है प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड? सभी लोग बताइए मुझे, है ना। चलो आ जाओ। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं बेटा, समझना, आप बात को ध्यान रखना। मैं जो कह रहा हूं अच्छे से ध्यान देना। क्लासेस देखने में इतना भी बिजी मत हो जाना कि आप सेल्फ स्टडी करना भूल जाओ। बात को नोट करना। क्लासेस देखने में इतना भी बिजी मत होना कि आप सेल्फ स्टडी को भूल जाओ। सेल्फ स्टडी इज की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नो डाउट आप रिवीजन लेक्चर्स देखोगे, नो डाउट आप मैराथन लेक्चर्स देखोगे, सब कुछ एक लिमिट तक बहुत बढ़िया है, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। इंसान सेल्फ स्टडी से ही पास होता है, क्लासेस से पास होता तो 90% का रिजल्ट लग जाता बेटा। क्यों रिजल्ट लगता है 30%? क्यों रिजल्ट लगता है 20%? क्योंकि समझिए जो गैप है ये केवल सेल्फ स्टडी के कारण गैप है, बाकी और किसी का भी गैप नहीं है। क्लासेस तो सब कर रहे हैं ना, इनफैक्ट वन शॉट भी तो एक क्लासेस ही हुए है, तो क्लासेस ही ना। तो आपको खुद से मेहनत करते रहना है, आपको खुद से प्रिपरेशन करते रहना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए आ जाओ, आ जाइए सभी लोग, ध्यान दीजिए। तो आपके पास दिन में कम से कम आपने 4 से 5 घंटे अभी निकालना ही है जहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और खासकर जिन्होंने मेरे साथ रेगुलर बैच कर लिया बेटा, साथ साथ में उनका बीसीआर लॉ हो चुका था, तो ऐसे केस में अब आपके पास भरपूर है। आप रिवीजन लेक्चर देखो, बाकी समय आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी सब कुछ निपटा के रख दो। ऐसा सोचो मत मैं ये करूं क्या, कर डालो। ज्यादा सोचने का नहीं, निपटा डालने का। समझ रहे हैं आप बात को? तो ज्यादा माथा नहीं लगाओ, फटाफट फटाफट सारी चीजें करना है अपने को, इतने सारे चीजें। और मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कह देता हूं। अगर आपको, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं, आप कितनी, आप 1000 क्लासेस देख लो, आप मेरे बार बार रिवीजन देख लो, मैराथन्स देख लो, आप पास तभी हो सकते हो जब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करते हो। क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व किए बगैर कोई इंसान पास नहीं होता, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं। तो अब आप आरटीपी से करें उसे, अब आप पीवाईक्यू से करें उसे, आप इसके अलावा मेरी क्वेश्चन बैंक से करें, आप किसी से भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस आपने करते रहना है, दनादन दनादन क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतना ज्यादा, समझिए आप बात को, उतना ज्यादा आपके रिविजन्स होंगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके पास होने के चांसेस बढ़ेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं, समझिए 200 का कभी लिमिट मत रखना। टारगेट आपका 350 का रखोगे तब 300 मिलते हैं, मैं आपको कह रहा हूं। 300 का रखोगे तो 250 ही मिलने वाले हैं। तो हमेशा टारगेट एक लेवल अप रखो, ये मत सोचो 200 तो लाना है, पास तो हो जाना है। नहीं होता है, वो व्यक्ति 180 पे रुक जाता है। मैं जानता हूं ना बेटा, आपने भी देखा होगा, टारगेट ऊंचा रखोगे तो आप मेहनत करोगे, टारगेट ऊंचा नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और क्वेश्चन एंड आंसर्स की भरपूर प्रैक्टिस करिए। चाहे फिर वो लॉ हो, चाहे फिर वो अकाउंट्स हो, चाहे फिर वो मैथ्स हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिक्स हो। क्वेश्चन एंड आंसर से देखो, थ्योरी पढ़ना और समझना एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन उसको आपको अप्लाई करते हुए भी तो आना चाहिए ना। वो एप्लीकेशन, वो अप्लाई करने में आपको मदद करती है सब चीजें, जब आप क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते हो। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी के ऊपर आऊंगा दोस्तों। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब है, जो हमने प्रिस्क्राइब करके रखा है। और जो बाय आर्टिकल्स क्या करता है बेटा, देखो पहली चीज है, सबसे पहला ये रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। क्या करता है बोलो? रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स को। और दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। समझिए दो प्रकार के कंडीशन है प्राइवेट कंपनी के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि ये शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और इसके अंदर जो मेंबर है बेटा, ये मेंबर कितने हो सकते हैं? मेंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू 200 तक ही मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं। उसके अलावा क्या इसके अंदर मेंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं सर, इसके अलावा मेंबर्स नहीं हो सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद बोला जा रहा है प्रोवाइडेड दैट वे 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly they shall for the purpose of the clause treated as single member। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, समझिए आप बात को बेटा। हल्दीराम्स प्राइवेट लिमिटेड में है ना, सुनिए मैं क्या करता हूं, सुनो। मैं यानी कि आईजी सर, मैं और यहाँ पे ना एक और पर्सन, मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करूंगा तेजस सर, मैं और तेजस सर मिलके ना हम जॉइंटली
होल्ड करते हैं बेटा एच प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स को। समझिए बहुत बड़ा शेयर का प्राइस है, इतना पैसा नहीं है। तो मेरी 10 रुपए की सैलरी मैंने लगाया और तेजस सर की 1 लाख रुपए की सैलरी में से उन्होंने 80,000 रुपए लगा दिए, है ना। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा कि हमने जॉइंटली शेयर को परचेस किया तो हम लोग क्या ट्रीट किए जाएंगे, वन मेंबर ही ट्रीट करेगा हल्दीराम। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक ही मेंबर ट्रीट किया जाता है, बाकी यहाँ पे अलग अलग मेंबर्स ट्रीट किए जाते हैं क्या, नहीं। इसी के अलावा अगर अब यूजुअली सर ऐसा कहाँ देखने मिलता है, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत सी बार हस्बैंड एंड वाइफ का जो होता है ना वो जॉइंट अकाउंट होता है और वो जॉइंट अकाउंट में से परचेस किए जाते हैं शेयर्स को। तो आप क्या बोलोगे, हस्बैंड को एक मेंबर, वाइफ को सेकंड मेंबर? नहीं बेटा, आप दोनों को क्या काउंट करोगे, एक काउंट करोगे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, समझ गए आप बात को। जॉइंट शेयर होल्डर वाले को सिंगल मेंबर ट्रीट करना। दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, समझिए दूसरा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो व्यक्ति, समझिए जो व्यक्ति पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है कंपनी का और वो मेंबर बन जाता है, ईसॉप के थ्रू बनता है या किसी और दूसरे स्कीम के थ्रू बनता है या वो शेयर्स खरीदता है, तो ऐसे केस के अंदर वो मेंबर ट्रीट नहीं किया जाता या उसे अपन लोग मेंबर नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या, कोई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में, समझिए बात को, एक्स था एम्प्लॉय, मैं एक्स एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, है ना, जो एक्स था एम्प्लॉय, यहाँ पे नहीं तो शशांक बावला हो रहा था, बोले एक्स नहीं, सुनिए, तो एक्स एम्प्लॉय था, उस समय वो मेंबर बना था और वो आज भी बेटा अभी तक मेंबर बना हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि इसे भी अपने को काउंट नहीं करना है 200 केस में। बेसिकली एम्प्लॉय के बारे में बात किया जो प्रेजेंट में है और जो एक्स में था और आज भी बेटा मेंबर, आज भी अपनी छाप छोड़ के गया है, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा आपके साथ कि यहाँ पे इसको मेंबर काउंट मत करना। इसके अलावा मुझे एक बात बताइए, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं क्या कि आओ हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, आप ऐसा पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते, समझ गए आप बात को, आप पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। क्या बात को समझे क्या? यस सर, बढ़िया तरीके से समझ गए। देखो क्या मिनिमम पेड अप कैपिटल, यहाँ पे मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। राइट टू ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्या कोई व्यक्ति सब्सक्राइब कर सकता है, नो बेबी नो। स्मॉल कंपनी को प्राइवेट कंपनी ट्रीट किया जाता है और ओपीसी को क्या अपन लोग यहाँ पे, ओपीसी कैन बी फाउंड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, अपन ने ओपीसी के इसमें भी देखा था। अब मैं आपको स्मॉल कंपनी समझा देता हूँ, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब इतनी बात तो तय है कि अगर एक कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलना है तो वो प्राइवेट कंपनी रहने वाली है, ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल तय है। अब इसके अंदर बोल के रखा है पेड अप कैपिटल which shall not exceed 50 lakh और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 करोड़ रुपीस। मतलब देखो इनका क्या कहना है, अगर आप किसी भी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कह रहे हो ना, सुनो ना, सुन रहा है क्या तू, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो जल्दी से। हाँ सर, देखिए क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। इनका कहना है स्मॉल कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। पहली बात तो स्मॉल कंपनी कैसी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है सर ये पता है। अब पेड अप शेयर कैपिटल में क्या कह के रखा है, 50 लाख और अमाउंट जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये जो अमाउंट है ना, ये ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, देख लो यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए जा सकता है। कितना जा सकता है बोलो, 10 करोड़ रुपए जा सकता है, ठीक है सर। दूसरी ओर मैं टर्नओवर की बात करूंगा। अब टर्नओवर पे इनका क्या कहना है, टर्नओवर पे इनका कहना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ या हायर अमाउंट जो 1 करोड़ करोड़, मतलब इनका कहना है कि 2 करोड़ और अमाउंट जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, अमाउंट प्रिस्क्राइब, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है। अब क्या हुआ, बाद में इन लोगों ने क्या किया, बाद में इन लोगों ने ये जो अमाउंट है ना, ये रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब कर दिया। पेड अप शेयर कैपिटल के लिए इन्होंने 4 करोड़ का अमाउंट प्रिस्क्राइब किया और टर्नओवर के लिए इन्होंने 40 करोड़ का अमाउंट प्रिस्क्राइब किया। इसलिए क्या बोला जाता है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, स्मॉल कंपनी कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना, कल चल के अगर ये 4 करोड़ के अमाउंट को रिवाइज करके बढ़ाया भी गया ना, ये 10 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकता, और ये 40 करोड़ को बढ़ाया भी गया तो ये 100 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता। अगर 10 करोड़ और 100 करोड़ के लिमिट को चेंज करना है तो इनको दोनों पार्लियामेंट से परमिशन लेना होगा। लेकिन ये 4 करोड़ को 10 करोड़ तक चेंज करना है, यानी कि 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उठे सुटे मोदी जी चाय पीते पीते लिमिट को चेंज कर दे, खाना खाते खाते फिर से लिमिट
को चेंज कर दे, हाईटी करते करते फिर से लिमिट को चेंज कर दे, और उसके अलावा फॉरेन ट्रिप मारते मारते फिर से लिमिट को चेंज कर दे। तो ये प्योरली कौन सी चीज के ऊपर है, मतलब ये प्योरली मैं ऐसा कहना चाहता हूँ ये मोदी जी के ऊपर है कि 10 करोड़ तक जैसे भी खेलना है क्या वो खेल सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल खेल सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या लेकिन सर 10 करोड़ के ऊपर या 100 करोड़ के ऊपर बोथ हाउसेस का पार्लियामेंट यहाँ पे, मतलब बोथ हाउसेस से परमिशन लगेंगी, प्रेसिडेंट का असेंट लगेगा, उसके बाद हम लोग कहेंगे अब तुम क्या करो, अब तुम चेंज करो करके। क्या आप बात को समझेगा? चलिए आइए, बात को समझ में आ रहा है कि आपको? यस सर बोलो तो जल्दी से, है ना, आ जाओ। लेकिन मैं अब आपको एक्सेप्शन बता रहा हूं कि ये जो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी है ना बेटा, समझिए अब बात को, ये जो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी है ये कभी भी क्या नहीं कर सकती है, कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बना सकती, मतलब ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएंगी। अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है या कोई सेक्शन 8 कंपनी है या कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नड कंपनी है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएंगी। बोलो कौन सा, सभी लोग बोलिए मुझे। सर सबसे पहला सेक्शन 8 हो गया, दूसरा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, और तीसरा बोला गया स्पेशल एक्ट की कंपनी। इसको काट देना बेटा, ये काफी पुराना है, ठीक है। बुक के अंदर यहाँ पे 2 करोड़ का दिया है, ये पुराना है। अब 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट है। हाँ, क्या आप फालतू की बातें कर रहे हो सर? हवा में आप बातें कर रहे हो बेटा, हवा में क्या बातें करना, ये लो आप कहते हो तो हवा में बातें कर रहा हो तो लो। नहीं आपने बोला ना अभी, नहीं एक मिनट रुको ना, बोला ना, ये वंश ने बोला ना हवा में बातें किया करके। रुको अभी मैं बताता कैसे हवा में बातें किया मैंने, है ना। रुको, नहीं रुकते क्यों नहीं आप, रुको ना। ये देखो, ये आरटीपी है बेटा, रिवीजन टेस्ट पेपर्स कहते हैं इसे, ठीक है। आओ क्या कह रहा है आरटीपी, देखो 15 सितंबर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने यहाँ पे क्या किया, रूल्स में चेंज किया, न्यू प्रोविजन। देखो 4 करोड़ और 40 करोड़ रुपए लिखा हुआ है क्या, बोलो ना। नहीं देख बेटा, अब तू गया है ना। नहीं बस देख, ये देख 4 करोड़ और 40 करोड़ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोल दो। हाँ सर 4 करोड़ और 40 करोड़ लिखा हुआ है, खत्म हो गई बात फिर, है ना। चलिए आइए, आओ उसके बाद आ जाओ, ध्यान दो। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। आ जाओ है ना, हाँ आ जाइए। चीते की चाल, बाज की नजर और इंदिरा गांधी जो प्रोविजन बताए उस पर शक नहीं करते बेटा, कभी भी मात दे सकती है ना। आइए अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, दोस्तों देखो ना क्या कह रहा हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कौन से कंपनी से रिलेटेड सर, अब मैं यहाँ पे पब्लिक कंपनी से रिलेटेड बात करूंगा। पब्लिक कंपनी मतलब कैसी कंपनी सर, पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। वाह 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 वाह, क्या फूक के डेफिनेशन बनाई है। उसके अलावा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मैं बताऊंगा, पेड अप शेयर कैपिटल भी मैं बताऊंगा, ऐसा इन लोगों का कहना है ना। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है मतलब के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मिनिमम नंबर 7 होते हैं, और इसके अलावा बोला जा रहा है कोई भी लिमिट नहीं होती मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के अंदर, ऐसा भी यहाँ पे आ जाता है। समझ गए क्या आप बात को? यस सर। श्रुति कह रही है सर एक बार चार्ट दिखा दीजिए, ये लो बेटा, है ना, ये लो, पट से स्क्रीनशॉट लिया, चलो हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको पढ़ना जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट, अरे इसको लिख देते यार पब्लिक कंपनी। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीम्ड पब्लिक कंपनी कहा जाता है। भली वो अपने आर्टिकल्स के अंदर, भली वो अपने मन के अंदर प्राइवेट की चीजें लेके चले, लेकिन बाहर उसे क्या बोल रहा हूँ, उसे बोल रहा हूँ ये डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जा रही है। क्या आप बात को समझे? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। चलो आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के ऊपर मैं जा रहा हूँ अब बेटा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सभी लोग फोकस करना। तेरा ध्यान किधर है? तेरे सर इधर है। आइए सुनो, मैं बात करूंगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को, फटाफट पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़वा दूंगा। ये तो बहुत बकवास चीज है, ठीक है। आ जाइए बकर बैच, आओ जल्दी से, आओ बेटा, ध्यान दो, फोकस करो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देखो क्या मैं क्या कह रहा हूँ, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को पहले समझा देता हूँ। ये दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है अगर एक होल्डिंग है तो पक्की बात है दूसरी उसकी सब्सिडरी होंगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा कह रहा है ये मेरे पापा है, तो पापा भी वही बोलेंगे मेरा बच्चा है करके। ऐसा अलग अलग जाता है क्या? नहीं बेटा, है ना। तो बस उसी प्रकार की चीजें यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक कंपनी करके एक कंपनी है, ये क्या, मान लीजिए, ये छोड़ो यार, ये सब छोटी मोटी कंपनीज का लेना खत्म, है ना। आइए देखो, मैं बात करूंगा आपके साथ कौन से, इसकी आईजी सर पानीपुरी लिमिटेड, है ना। ये जो कंपनी, सुनिए बात को, आईजी सर पानीपुरी लिमिटेड,
ये क्या करती है बेटा, सुनिए बात को, ये जो एमवी ओला है ना, एमवी ओला के अंदर अगर सबसे पहला कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी से, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। साहिल गेमिंग आपको टेंशन ले लेना है, आपको टीम कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको एक गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा अभी 11:45 की क्लास में, आप उसमें मैसेज डाल देना या उसके ऊपर आप फॉर्म फिल करेंगे तो फोन आ जाएगा आपको, और आपको बता देंगे आपको कैसे ऐप डाउनलोड करना है और क्या करना है, सब बता देंगे, ठीक है। आ जाओ, आप लोड मत लो, कहीं आपके पैसे नहीं जाने वाले और कहीं हम भी नहीं जाने वाले, आ जाइए अब एटलीस्ट, आओ चलो। कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ, सुनिए बात को, क्योंकि वो उनकी एकेडमी थी, ये अपनी एकेडमी है ना, चलिए आइए। अब अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, बेटा समझिए, एमवी ओला के अंदर अगर मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए, आईजी सर पीपी लिमिटेड अगर एमवी ओला के अंदर कंट्रोल करते हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सर कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है ना बेटा, ये मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या ऑल ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी मैं करता हूं, रिमूव भी मैं करता हूं, इस चीज का ध्यान रखना। मैं कहता हूं एमबी सर आप कंपनी में काम नहीं करेंगे, मैं कहूंगा एमबी सर आप कंपनी में काम करेंगे, मैं कहूंगा एमबी सर परचेज छोड़ो सेल देखो, एमबी सर उठे भी मेरे बैठे भी, समझिए बात को, किसके इशारों पे, मेरे इशारों पे, तो ऐसे केस में मैं कर रहा हूं कंट्रोल, मैं कह रहा हूं, बोलिए ना जल्दी से, मैं कर रहा हूं कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब सर सामने वाले के कंपनी में, अगर सामने वाले के कंपनी में मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, 10 के अगर मैं कहूंगा 10 डायरेक्टर्स है तो 6 मतलब मेजॉरिटी होता है। आप ये मत बोलना सर 5 लोग और एक की मुंडी ले लेते हैं करके, ऐसा नहीं होता, पूरे के पूरे 6 लोगों को काउंट करना, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे आएंगे, और मैं मेजॉरिटी को अगर, सुनिए ना, मेजॉरिटी को अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल करूं तो मैं कहूंगा ये कंपनी क्या बन चुकी है, ये कंपनी मेरी सब्सिडियरी कंपनी है, बोलो ना क्या है, ये कंपनी मेरी सब्सिडियरी कंपनी बन चुकी है। दूसरा मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, पहला कंट्रोल, दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए ना, आप सुन नहीं रहे बात को, बोलिए ना, मोर देन, क्या कह रहा हूं मैं, बोलिए सभी लोग, मोर देन वन हाफ, मोर देन वन हाफ, अगर मैं मोर देन वन हाफ का पेड अप शेयर कैपिटल पे कंट्रोल रखता हूं तो, या वोटिंग पावर पे कंट्रोल रखता हूं, जैसे मान लीजिए एमबी ओला के 100 शेयर्स है बेटा, तो मैं कहूंगा अगर मेरी होल्डिंग इसके अंदर मोर देन वन हाफ की होती है, मतलब 50.1% या 50% के ऊपर, 50 शेयर के ऊपर मेरे पास अगर होल्डिंग है तो ऐसे केस में 51 शेयर होंगे। लेकिन मान लो अगर 1000 शेयर होते तो मैं कहता मेरी 501 में मेजॉरिटी होल्डिंग आ जाती, ये डिफरेंस है बेटा, है ना, मोर देन वन हाफ मतलब 50% के ऊपर, तो 50% के ऊपर अगर मेरी शेयर होल्डिंग होती है ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी से, सर हम लोग ये कहते हैं कि अगेन यहाँ पे एमबी ओला जो है ये मेरी क्या बन चुकी है, सब्सिडरी बन चुकी है। ऐसे छोटी मोटी कंपनी तो कभी भी अपन एक्वायर कर डालते हैं, पता भी नहीं चलता। अच्छा ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन सच अदर कंपनीज एज सब्सिडरी कंपनी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी, कॉर्पोरेट भी इंक्लूड होता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूड होते हैं। देखो सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या है, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक्सरसाइजेस मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी कि अगर मान लीजिए 1000 शेयर्स है तो 501 शेयर्स अगर मेरे पास हो गए तो कंट्रोल आ गया। सर 100 शेयर है तो मैं कहूंगा आपके साथ 50 नहीं 51 शेयर मेरे पास आ गए तो मैं कहूंगा कंट्रोल आ गया। 10 शेयर है तो मैं कहूंगा 6 शेयर मेरे पास आ गए तो कंट्रोल आ गया करके, समझ गए क्या आप बात को? यस सर। अब देखो प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे लेयर्स एज मे नॉट बी विच में बी प्रिस्क्राइब, अच्छा देखो either together or with one or more subsidiaries भी अपन लोग कह सकते हैं। जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, सुनिए बात को ध्यान देना, ये मेरी कंपनी है, मेरी एक सब्सिडरी है बेटा, समझिए आप बात को, है ना, पीपी सर वड़ा पाव लिमिटेड, आइए ये एक मेरी सब्सिडरी है। अब मैंने इन्वेस्ट करके रखा है एमबी ओला में कितने का, 20% का। ये पीपी सर वड़ा पाव लिमिटेड ने, समझिए आप बात को, इन्वेस्ट करके रखा है एमबी ओला में कितना, 31% का। ये मेरी सब्सिडरी है ऑलरेडी, है ना, हाँ, तो मैं कहूंगा क्या एमबी ओला भी मेरी सब्सिडरी बन चुकी है क्या? हाँ सर एमबी ओला भी मेरी सब्सिडरी बन चुकी है, इस बात का ध्यान रखना। समझ गए क्या? तो इनका कहना है कि एमबी ओला के अंदर एक तो मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूं,
या इनडायरेक्टली पीपी सर के थ्रू करूं या इनडायरेक्टली अपने सब्सिडरी के थ्रू करूं, तो भी मैं क्या कहता हूं, तो भी मैं ये कहता हूं कि ये कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी बन रही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बन रही है। समझ गए क्या? बोलो ना, समझ गए क्या? बोलो ना। आइए, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी गई थी, अब देखो और बताओ। और बोला गया है, जैसे देखो ये एक लेयर हुआ, लेयर हुआ, तो कंपनीज एक्ट का कहना है हम लेयर को प्रिस्क्राइब करेंगे कि कितने लेयर्स तक आप ऐसा काउंट कर सकते हैं, है ना। मान लो कंपनीज एक्ट कहता है कि 2 लेयर, तो मान लीजिए पीपी सर की यहाँ पे एक और सब्सिडरी है ना, तेजस, यहाँ पे मान लीजिए तेजस शिकंजी लिमिटेड, है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरा लेयर माना जाएगा आईजी सर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी एक सब्सिडरी है उसकी एक और सब्सिडरी, तो मैं दूसरा लेयर, है ना। तो ऐसी चीजें, और मान लीजिए यहाँ पे तेजस शिकंजी लिमिटेड की एक और सब्सिडरी, यहाँ पे मान लीजिए एक और सब्सिडरी यहाँ पे कोई तो भी बन रही है, कोई भी बन सकती है यहाँ पे, है ना। समझिए आप बात को, कोई भी सब्सिडरी यहाँ पे हो सकती है, तो जैसे ए लिमिटेड करके, है ना, तो एक और सब्सिडरी है, तो ऐसे कि इसके अंदर मैं क्या कहूंगा आपके साथ, ये भी क्या हो गया, बोलिए ना जल्दी, ये तीसरा लेयर हो गया। लेकिन ये तीसरे लेयर को मैं नई कंपनी, मतलब ये लेयर को काउंट नहीं करूंगा, अगर कंपनीज एक्ट ने कहा 2 लेयर तक ही काउंट करना आप एमवी ओला के अंदर इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे देखो पीपी सर का यहाँ पे 20% का होता और तेजस शिकंजी लिमिटेड का यहाँ पे अगर 22% का होता, तो एमवी ओला को क्या अपन यहाँ पे फिर भी बना सकते थे क्या? हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तेजस शिकंजी लिमिटेड का अगर 10% होता और यहाँ पे ए लिमिटेड का 5% होता, तो एमवी ओला को मैं सब्सिडरी नहीं बनाता, क्योंकि 2 ही लेयर्स कहता है कंपनीज एक्ट, इसलिए मैं यहाँ पे ए लिमिटेड के होल्डिंग को काउंट नहीं करता। क्या आप बात को समझे क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग चीजों को समझ गए। क्या आप बात को समझे? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप बात को समझे क्या? है ना, आ जाएंगे। चलिए आइए। हाँ, मैं सोच रहा था पहले सर्विस, लेकिन क्या वो बहुत ज्यादा लेयर हो गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे, और कोई दूसरा, और कोई अभी, अब एक्विजिशन तो चलते रहते हैं, तो जब भी इंटरनेशनल एक्विजिशन कर रहा हूँ तो वो कंपनी बना पालेंगे। आइए चलो, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, company shall be deemed to be the subsidiary of holding even if control referred to in 1 and 2 of holding above। composition का मतलब क्या होता है कि जहां पे, समझिए बात को, जहां पे मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरे मन मर्जी के ऊपर मैं अपॉइंट कर सकता हूँ ऑल या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे माना जाता है क्या? बोलो, सारे के सारे लोग यहाँ पे माना जाता है। अच्छा, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो इसे डीम्ड पब्लिक कंपनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसके ऊपर, सुनिए बात को, जिसके ऊपर मैं सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कर सकता हूं, लेकिन वो मेरी सब्सिडरी नहीं है। मतलब क्या, मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के साथ आईजी सर पीपी लिमिटेड, और मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुनिए बात को, यहाँ पे है ना, मान लीजिए दीपिका राठी मैम पाव भाजी लिमिटेड करके, है ना, चलिए आइए, पाव भाजी लिमिटेड, ओके सर, परफेक्ट है। अब ऐसे केस के अंदर आईजी सर पानीपुरी लिमिटेड, अगर यहाँ पे, समझिए बात को, मैं अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करूं इस कंपनी के ऊपर, किस कंपनी के ऊपर? डीआरएम पीबी लिमिटेड के ऊपर, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पे मिनिमम 20%, एटलीस्ट 20% की होल्डिंग होती है उस कंपनी में, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं होता, यानी कि 50% तक वो रिस्ट्रिक्शन, दोनों लिमिट इंक्लूसिव मानेंगे हम लोग। 20% से लेके क्या, बोलो बोलो ना, 20% से लेके 50% तक जब मैं होल्डिंग करके रखता हूं डीआरएम पीबी लिमिटेड के अंदर, तो मैं कहूंगा आपके साथ मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, और क्योंकि मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर, बोलो जल्दी से, हम लोग इसे क्या कहते हैं सर? हम लोग इस चीज को, सभी लोग बोलो, हम लोग इस चीज को क्या कहेंगे? हम लोग इस चीज को कहेंगे कि सर मैं यहाँ पे, ये मेरी एसोसिएट कंपनी बन चुकी है। बोलो, क्या बन चुकी है? एसोसिएट कंपनी बन चुकी है। क्या आप बात को समझे? बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात को समझे क्या? ये सर एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग सारी चीजों को समझ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे
in relation to any other company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company. अच्छा, having such influence such as a joint venture of a company, मतलब दो कंपनी मिलके अगर कोई तीसरा वेंचर भी डाले ना बेटा तो वो जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट कंपनी के अंदर आ जाता है, ठीक है। बाकी सब चीजें तो इसके अंदर बताई गई है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल अपन इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट वाले इससे चालू करेंगे, यानी कि पार्ट 3 से अपन यहाँ पे पार्ट 3 के रिवीजन में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल को पढ़ने वाले हैं। होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से मजा आ गया हो। मैं अगर बात करूं, अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ultimatecA.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ओल्ड फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, ओल्ड सीए फाउंडेशन, न्यू, और यहाँ पे आपको सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस ऐसी अलग अलग क्लासेस मिल जाती है, राइट। अब मान लीजिए अगर मुझे सीए इंटरमीडिएट का कोर्स परचेज करना है तो आप कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो आप इंडिविजुअल क्लासेस भी हमारी ले सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट में आप अगर चाहते हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो यहाँ पे आपको मेरा कोर्स नजर आ रहा होगा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस बाय इंद्रेश गांधी। इसके अंदर ड्राइव का ऑप्शन होता है, लाइव का ऑप्शन होता है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आते हैं। सर साथ ही साथ मैं आपको बताऊं 9 मंथ्स एंड 3 व्यूज का ऑप्शन आता है, विद बुक्स का यहाँ पे ऑप्शन आता है। सर लाइव का मतलब क्या होता है कि आप क्लासेस को लाइव देख पाएंगे और उसके बाद आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, और ड्राइव के अंदर केवल और केवल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, एक तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू, ऐसे आपको मिल सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करें दोनों में 3 व्यूज मिलते हैं। 3 व्यूज का मतलब होता है 60 मिनट्स का लेक्चर है तो 180 मिनट तक आप क्लासेस को देख सकते हैं, उसे 3 व्यूज बोला जाता है, राइट। तो ये होती है पूरी क्लासेस की डिटेल्स। तो बढ़िया से अच्छे से मेहनत करना यार, और फिर सीए इंटरमीडिएट में हम लोग फिर से हम लोग मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी तरंग के साथ, राइट। चलो फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और टिल देन सी यू गाइस एवरीवन। सेकंड पार्ट हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। तीसरा जो पार्ट है वो कल सुबह आने वाला है, और कल सुबह कितने बजे होने वाला है? कल सुबह से 10:15 को हमारा नेक्स्ट वाला सेशन होगा पार्ट 3, और पार्ट 4 कल शाम में 7 बजे हमारा यहाँ पे रहने वाला है, 7:30 बजे हमारा रहने वाला है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय।